हेलो एवरीवन। आज बिजनेस लॉ में हमारा टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है वो देखते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो सबसे पहले देखते हैं क्वासी का क्या मतलब होता है। क्वासी का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखें तो उसका मतलब है रिसेम्बलिंग। रिसेम्बलिंग यानी कि मिलता जुलता। ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑलमोस्ट वही मीनिंग है कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट का जो डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, उससे मिलता जुलता होता है। वो एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन वो उससे मिलता जुलता होता है। वही होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, क्वासी का मतलब। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है देखते हैं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि मैंने कहा भी, as it creates rights and liabilities which are imposed on parties by law। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे सिमिलर होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इट क्रिएट्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज विच आर इम्पोज्ड ऑन पार्टीज बाय लॉ। इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ के जैसा होता है क्योंकि लॉ जो है वो कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज इम्पोज करता है पार्टीज के ऊपर। जिस पार्टीज के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसके ऊपर कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज इम्पोज करता है। आगे है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines it as certain relations resembling those created by contracts। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यही है कि क्या होता है, सर्टेन रिलेशंस रिसेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेकंड पॉइंट में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। तो क्लासेस में भी मैं बता चुकी हूँ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम लोग फॉर्मूला में देखें तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट होता है पर बस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है, और इसलिए ये भी कहा जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका क्या मतलब है? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, यानी कि जितना भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एग्रीमेंट होता है, क्योंकि ऑब्वियस सा है एग्रीमेंट है उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट में जब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ आएगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, वरना एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट सेम चीज नहीं है। एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आगे, however, in some cases, there is no offer, no acceptance, no consensus ad idem, and in fact, no intention on the part of parties to enter into a contract, and still the law, from the conduct and relationship of the parties, implies a promise imposing obligation on the one party and conferring a right in favor of the other. Such obligations imposed by law are referred to as quasi contracts। यहाँ पे कहा जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट तो है। कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है लेकिन हाउएवर इन सम केसेस, कुछ कुछ केसेस में ना ऑफर रहता है, ना एक्सेप्टेंस रहता है, ना कॉन्सेंसस एड ईडम रहता है। कॉन्सेंसस एड ईडम का मतलब आई होप आप लोग को याद होगा। इसका मतलब है दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है ना, म्यूचुअल एग्रीमेंट हो, वो नहीं होता है। एंड इनफैक्ट इंटेंशन भी नहीं होता दोनों पार्टी का एंटर करने का कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन फिर भी लॉ जो है, लॉ कहता है कि वो ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है एक पार्टी पे, एक पार्टी के ऊपर वो ड्यूटी, ऐसा ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो दूसरे पार्टी के फेवर में कुछ काम करे। एंड ऐसा ऑब्लिगेशंस जो इम्पोज्ड बाय लॉ रहता है वो कहलाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में ना ऑफर रहता है, ना एक्सेप्टेंस रहता है, ना कॉन्सेंसस एड ईडम रहता है, और ना ही इंटेंशन रहता है पार्टीज का। लेकिन फिर भी लॉ जो है, अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ इम्पोज करता है ऑब्लिगेशन, और उस ऑब्लिगेशन को हम लोग कहते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। उस ऑब्लिगेशन जो इम्पोज किया जाता है बाय लॉ ऑन द पार्टीज आर रिफर्ड टू एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये होता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आगे है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट।
सो ये क्या है देखते हैं. अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट rests upon the principal doctrine of unjust enrichment, which declares that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. तो ये अभी सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है. तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट क्या है, जिसको कहा जा रहा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इसी प्रिंसिपल पे रेस्ट करता है, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे काम करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट enrichment declares that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of another. ठीक है, कोई भी एक इंसान किसी दूसरे के लॉस पे अपना फायदा नहीं कर सकता. अनजस्ट मतलब अनफेयर, ठीक है ना, एट द एक्सपेंस ऑफ द अनदर. ऐसे सिंपल में देखिए तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक के लॉस पे दूसरा का फायदा नहीं होना चाहिए. अगर दो पार्टीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक पार्टी का लॉस हो रहा है, एक पार्टी बिल्कुल लॉस पे जा रहा है और दूसरा पार्टी उसके लॉस से अपना फायदा ले रहा है, ठीक है, अपना प्रॉफिट हो रहा है. यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है, विच डिक्लेयर्स दैट अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड, कोई भी पर्सन को ये अलाउ नहीं मिलेगा टू इनरिच हिमसेल्फ, अपना फायदा करे, अनजस्टली मतलब जो फेयर ना हो, जो अनफेयर हो, एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, दूसरे के लॉस पे या दूसरे के दूसरे के लॉस पे अपना फायदा या अपना प्रॉफिट नहीं करना है. वही इसी प्रिंसिपल पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट करता है और इसी का मतलब है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. आगे देखते हैं, ड्यूटी एंड नॉट अ प्रॉमिस और एग्रीमेंट इज द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब है ड्यूटी इज द बेसिस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, लेकिन प्रॉमिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड नॉट अ प्रॉमिस ऑफ एग्रीमेंट. इस क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आपका ड्यूटी ही बेसिस है, ठीक है, जो ऑब्लिगेशन रहता है, जो लॉ लगाता है वो बेसिस है, लेकिन प्रॉमिस और एग्रीमेंट बेसिस नहीं है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का. It may be noted that a suit for damages for the breach of a contract can be filed in the case of quasi-contract in the same as in the case of a completed कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि सूट फॉर डैमेजेस, कोई भी डैमेज हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, लाइक ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिस हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉब्लम किया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, तो सूट फॉर डैमेजेस कैन बी फाइल्ड, ठीक है ना, इन केस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. और ये इसका सेम ही वे रहेगा इन द केस ऑफ, जैसे कि एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है, डैमेजेस पे केस किया जाता है, फाइल सूट किया जाता है, तो वैसे वैसे ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी किया जाता है अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो. आगे देखेंगे फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. पहला है, दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस. तो जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है वो इस बेसिस पे, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जस्टिस रहना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए, इक्वालिटी, ऐसा ना हो किसी के लॉस पे कोई और फायदा ले रहा है, ये नहीं होना चाहिए, एंड गुड कॉन्शियंस, मॉरल गुडनेस होना चाहिए. ऐसे देखा जाए तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका मोरालिटी पे ही बेस्ड है, वो यही देखता है और लॉ यही इंश्योर करता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो, एग्रीमेंट ना भी बने, लेकिन भी अगर किसी पार्टी, दो पार्टी है और उन लोगों के बीच में ऐसा हो रहा है कि एक के लॉस पे दूसरा का फायदा हो रहा है, तो उसको लॉ प्रिवेंट करता है. दूसरा है, द एम एट प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट. तो अनजस्ट इनरिचमेंट वही है, अनफेयर एडवांटेज किसी पार्टी के लिए, किसी पार्टी के टूवर्ड्स, तो वो प्रिवेंट करता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड है, इट इज जनरली अ राइट टू मनी, कि मनी का कोई दूसरा फायदा नहीं उठाए, मनी जिसके पास रहना चाहिए उसी के पास रहे, कोई अनफेयर एडवांटेज ना उठाए मनी का और दूसरे पार्टी का. इट इज इम्पोज्ड बाय लॉ, हमने डेफिनेशंस में पढ़ा कि जो ऑब्लिगेशंस है वो इम्पोज करता है लॉ ऑन पार्टीज. लास्ट है, डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड इन केस ऑफ ब्रीच. अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ तो जो भी डैमेजेस है वो एक पार्टी क्लेम कर सकता है फॉर द ब्रीच. आगे है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स with quasi-contractual obligations under section 68 to section 72. तो section 68 में claim for necessaries supplied to persons incapable of contracting. Section 69 है, reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested.
सेक्शन 70 है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेचियस एक्ट। 71 है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स एंड सेक्शन 72 है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion। आगे के स्लाइड्स में हम लोग ये सारे सेक्शंस को डिटेल में देखेंगे। सेक्शन 68 कहता है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन्स इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसमें है इफ अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। तो ये सेंटेंस में ये है कि कोई पर्सन जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से, जो इनकॉम्पिटेंट है, और इनकॉम्पिटेंट कौन होता है आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा है कि इनकॉम्पिटेंट, अनसाउंड माइंड, पीपल ऑफ अनसाउंड माइंड, लुनाटिक, माइनर, इन लोग कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है इफ अ पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। तो कोई और दूसरा इंसान अगर किसी माइनर को नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है, नेसेसरीज दे रहा है, नेसेसरीज आपका हो सकता है फूड, क्लोथिंग, उसका मेडिकल एड्स, ठीक है, वो कोई दूसरा पर्सन एक माइनर को दे रहा है टू हिज कंडीशन इन लाइफ। आगे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन सप्लाइज टू अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड द सप्लायर इज इंटाइटल्ड टू रीइम्बर्स, ठीक है, क्लेम देयर प्राइस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। अगर एक पर्सन एक माइनर को कोई भी नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है, सपोज फूड दे रहा है या उसके क्लोथिंग के लिए दे रहा है, वो मेंटेन कर रहा है एक माइनर का, तो वो जो पर्सन है जो कर रहा है उसके पास पूरा राइट है कि वो रीइम्बर्स कराए, जो भी खर्चा हुआ है एक माइनर के लिए वो रीइम्बर्स करे, वो क्लेम करे वो प्राइस। कैसे? फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, जो माइनर है उसका जो भी प्रॉपर्टी है वो उसका उस प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकता है, रीइम्बर्स कर सकता है अपना एक्सपेंसेस जो भी वो किया है माइनर के लिए। The following points need to be emphasized. The section does not create any personal liability but only the estates are liable. तो यहाँ पे कह रहा है अगर कोई पर्सन माइनर को नेसेसरीज सप्लाई कर रहा है तो जो माइनर है उसका कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहता है, लेकिन वो माइनर के प्रॉपर्टी या उसके स्टेट से अपना रीइम्बर्स कर सकता है। दूसरा है नेसेसरीज शुड बी सप्लाइड ओनली टू सच इनकॉम्पिटेंट पर्सन और टू सम whom he is legally bound to support, such as his wife and children. तो जो भी नेसेसरीज सप्लाई करता है, जो भी नेसेसरी सप्लाई करता है कोई पर्सन किसी इनकॉम्पिटेंट पर्सन को, तो उसके टुवर्ड्स वो लीगली बाउंडेड रहना चाहिए। जैसे कि वो उसकी वाइफ को दे सकता है या चिल्ड्रन को दे सकता है इफ दे आर इनकॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि अनसाउंड माइंड, लुनाटिक या फिर माइनर है, तो वो कर सकता है सप्लाईज। थर्ड है incompetent person's property is liable to pay only a reasonable price for the goods or services supplied and not the price which the incompetent person might have agreed to. Legally speaking, an incompetent person cannot agree to anything. तो इसका ये मतलब है कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन का प्रॉपर्टी है वो तो वो लायबल रहता है, ठीक है ना, उसके जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है उसके प्रॉपर्टी से जो पर्सन उसको नेसेसरी सप्लाई कर रहा है वो रीइम्बर्स कर सकता है, लेकिन जो प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन का प्रॉपर्टी का है प्राइस सपोज 5 lakhs, लेकिन जो नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसके लिए जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन है वो रेडी है 3 lakhs देने को, लेकिन जो नेसेसरी सप्लाई हुआ है वो बस है 1 lakh का, तो वो अनरीजनेबल प्राइस है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्राइस उसे मिल रहा है प्रॉपर्टी से वो रीजनेबल प्राइस ही होना चाहिए। एंड आगे एंड नॉट द प्राइस विच द इनकॉम्पिटेंट पर्सन माइट हैव एग्रीड टू, क्योंकि जो इनकॉम्पिटेंट पर्सन रहता है वो किसी चीज़ के लिए एग्री नहीं कर सकता है क्योंकि उसको समझ नहीं होता है क्या सही है क्या गलत है।
तो यहाँ पे कह रहा है जो प्राइस है वो रीजनेबल होना चाहिए और इनकॉम्पिटेंट पर्सन जो बोला उस प्राइस पे नहीं होना चाहिए। क्या पता कोई इनकॉम्पिटेंट पर्सन कम देना चाहे, ज़्यादा देना चाहे, तो वो नहीं, प्राइस शुड बी रीजनेबल। Section 69. Reimbursement of person paying money due by another in payment of which he is interested. Person who is interested in the payment of money which another is bound by law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other person provided the payment has been made to protect his own interest. तो ये सेक्शन हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज यहाँ पे अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड, तो अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड है सपोज बी इज अ पर्सन, बी इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे। ठीक है, अनदर पर्सन हम लोग ले लेते ए, बी यानी कि इसका मतलब ये है बी को इंटरेस्ट है, बी इज इंटरेस्टेड कोई पेमेंट करने में जो कि देना किसको है, देना एक्चुअली बाउंड बाय लॉ टू पे है बी इज बाउंड बाय लॉ टू पे। लीगली देखा जाए तो बी को पे करना है वो अमाउंट, लेकिन ए इज पेइंग द अमाउंट। आगे एंड हु देयरफॉर पेज इट, ए पेज इट, सॉरी बी पेज इट। देना है, पेमेंट करना है ए को, लेकिन दे कौन रहा है, बी दे रहा है। ठीक है, आगे है इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड बाय द अदर पर्सन प्रोवाइडेड द पेमेंट हैज बीन मेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो बी है जो पेमेंट किया है ए के बदले में, B is entitled to be reimbursed by the other person, क्योंकि सिंस B A के बदले में पेमेंट किया है, तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या देखे थे, अनजस्ट इनरिचमेंट। ठीक है, अगर A B को पैसा नहीं दिया तो यहाँ पे अनजस्ट इनरिचमेंट हो जाएगा, A फायदा ले लेगा B के लॉस में, B A का पैसा क्यों दे। ठीक है, और बी पैसा इसलिए दिया क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था। यहाँ पे लिखा है पेमेंट हैज बीन मेड टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। बी को कोई शौक नहीं था ए के लिए पेमेंट करने का, लेकिन वो क्यों क्या, क्योंकि उसको अपना कुछ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना था, टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। तो यही सेम चीज हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे ए जो है, सपोज यही सेम चीज, ए है लैंडलॉर्ड और बी है टेनेंट। ठीक है, बी को ए के यहाँ रहना है 3 महीना के लिए। ठीक है, ए का फ्लैट है, ए उसको रेंट पे दिया है बी को, और बी वांट्स टू स्टे देयर फॉर 3 मंथ्स। और बी को पता चला कि उस फ्लैट का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे नहीं हुआ है और उसका पेमेंट नहीं हुआ है। और अगर पहले का इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सपोज वो जनवरी से रहने वाला है, तो दिसंबर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे नहीं हुआ है। और अगर वो पेमेंट नहीं होगा तो जो बोर्ड है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इलेक्ट्रिसिटी काट देगा उस फ्लैट का। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी रहा नहीं तो बी को रहने में प्रॉब्लम हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि वो अब छोड़ सकता है, क्योंकि वो उसका एग्रीमेंट हो चुका है ए के साथ कि वो रहने वाला है, एंड वो पेमेंट भी कर चुका है एडवांस में 3 मंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, बी जो है वो क्या कर रहा है अपना, टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट ही इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी जो कि देना है विच अनदर, दैट इज विच ए द लैंडलॉर्ड इज बाउंड बाय लॉ टू पे। तो अगर ऐसा हुआ तो जो बी है उसको रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। मतलब ए जो है उसको बाद में बी को जो भी पैसा दिया है वो बिल का, क्योंकि उसको अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, तो ए को क्या करना होगा, ए को उसको वापस से मनी देना पड़ेगा जो बी पे किया है उसके बिहाफ में। अगर ऐसा नहीं होगा तो ए अनजस्ट इनरिचमेंट हो जाएगा और बी का लॉस हो जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं, ठीक है, कुछ कंसेंट नहीं हुआ, कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, लाइक नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस हुआ, लेकिन फिर भी लॉ कहता है ऐसे सिचुएशन पे ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही आपका बन जाएगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्चुअली में रिसेंबल करता है कॉन्ट्रैक्ट से, मिलता जुलता है। हमने पढ़ा था क्वासी का मतलब ही मिलता जुलता है, ऐसा है। और फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ये ऑब्लिगेशन डालेगा एक पार्टी पे ए पे कि तुमको वो पैसा वापस देना है। तो यही कहता है ये सेक्शन पे। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी एम्फसाइज्ड। तो ये जो एग्जाम्पल है वो याद रखिएगा। अभी ये 3 पॉइंट्स पढ़ते हैं।
द पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट। ठीक है, जो बी है, जो टेनेंट है, वो क्यों पेमेंट किया? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, सो दैट उसका इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं कटे फ्लैट का, और वो बाद में आराम से 3 महीना रह ले। ठीक है, उसको अपना इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना था, इसलिए वो पेमेंट किया था ए के लिए। आगे, moreover the payment must have been done in good faith and not to manufacture evidence of title to land or any other thing। तो ये जो पेमेंट है वो गुड फेथ में करना चाहिए कि हाँ वो नहीं दिया है अभी तो मैं दे देता हूँ, बाद में वो मुझे वापस दे देगा, लेकिन उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए ये पेमेंट करने का। दैट शुड बी डन इन गुड फेथ। Then second है, the payment must be such as the other party was bound by law to pay। तो यहाँ पे पेमेंट ऐसा है कि जो अदर पार्टी है, दैट इज ए है, ही वॉज बाउंड टू पे बाय लॉ। ठीक है ना, ही वॉज बाउंड टू पे बाय लॉ, लेकिन देता कौन है? ए। तो ये कंडीशन होना चाहिए सेकंड वाला भी। थर्ड है, द पेमेंट मस्ट नॉट बी सच एज द पर्सन हिमसेल्फ वॉज लीगली बाउंड टू पे। बी हिमसेल्फ वॉज नॉट लीगली बाउंड टू पे। ठीक है ना, लीगली देखा जाए तो फ्लैट था ए का, ए लैंडलॉर्ड का, बी दिसंबर में यूज भी नहीं किया वो फ्लैट, तो लीगली देखा जाए तो ए को पे करना था, लेकिन बी उसके बिहाफ में पे किया था। तो ये तीनों पॉइंट्स को नोट करने का जरूरत है इस सेक्शन के लिए। Section 70, Obligation of person enjoying benefit of non-gratuitous act। ग्रेचुइटस का क्या मतलब है यहाँ पे? ग्रेचुइटस का मतलब है गिवन फ्रीली। ठीक है, गिवन फ्रीली। देखेंगे इसका मतलब, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the thing so done or delivered। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे है वेर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग। ठीक है, लॉफुली कुछ काम करता है इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान के लिए, या डिलीवर करता है उसको कुछ, एंड नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेट्यूटसली, मतलब उसका इंटेंशन नहीं रहता है कि वो चीज़ उनको फ्री में देना है। ठीक है, उसका इंटेंशन ऐसा नहीं रहता है, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ। तो इसका और एक एग्जाम्पल देखेंगे, इजी एग्जाम्पल, एंड सबके साथ, मैक्सिमम लोग के साथ ऐसा हुआ होगा या आप लोग देखे होंगे ये चीज़। रेलवे स्टेशन पे हम लोग जाते हैं, अगर बहुत सारा लगेज होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो कूली है, आप उनको बोलते नहीं है सामान उठाने, लेकिन बहुत बारी वो लोग खुद ही उठाना चाहते हैं सामान। ठीक है, खुद ही सामान उठा के चलने लगते हैं। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या लिखा? वेर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन, वो हम लोग के लिए सामान उठाए एंड चलने लगे। ठीक है ना, एंड उनका क्या इंटेंशन? उनका इंटेंशन नहीं रहता है कि ये फ्री में हो। ठीक है, टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेट्यूटसली। ग्रेट्यूटसली का मतलब क्या था? गिवन फ्रीली। ठीक है, उनका इंटेंशन नहीं रहता, उन लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका सामान लगेज उठाए है तो ये मुझे पैसा देंगे, सामान इनके जगह पे जहाँ भी डेस्टिनेशन है वहां तक ले जाएंगे और ये हमें पैसा देंगे। ठीक है, तो ये उनका इंटेंशन रहता है। एंड यहाँ पे सच अदर पर्सन इंजॉयज द बेनिफिट, और अगर जो दूसरा इंसान है वो अगर इंजॉय कर रहा है ये बेनिफिट, सपोज एक्स पर्सन है, उसका कूली सामान उठाकर ले गया और एक्स ऑब्जेक्ट भी नहीं किया, एक्स को भी पता है क्योंकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, एग्री ऑफर नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ, बट ये आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्योंकि एक्स ऑब्जेक्ट नहीं किया। अगर एक्स ऑब्जेक्ट करता तो ठीक है, ये नहीं होता, वो कूली भी छोड़ देता, लेकिन सिंस वो ऑब्जेक्ट नहीं किया एंड ही इंजॉयड द बेनिफिट, तो क्या है? द लैटर इज बाउंड टू मेक कॉम्पनसेशन टू द फॉर्मर। लैटर यानी कि जो पर्सन है जो एंजॉय किया है, जो एक्स है वो एंजॉय किया है बेनिफिट, क्योंकि उसको सामान नहीं उठाना पड़ा, वो कूली ले गया, भले वो बिना कहे लिया, लेकिन ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया आपका। ठीक है, एंड वो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, वो कूली को उसको वो पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया था एंड कूली ने भी वो उसका इंटेंशन था टू डू सो, वॉज नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेट्यूटसली। ठीक है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि ये काम फ्री में करे।
तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा। For giving rise to a right of action under this section, the following three conditions must be fulfilled. The thing must have been done lawfully in good faith. This means that the act done must be in pursuance of the implied wishes, because there should not be any request in the case of a quasi contract, and in the presence of the other party, giving him full choice to reject the thing or service. तो यहाँ पे लास्ट सेंटेंस क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ द अदर पार्टी गिविंग हिम फुल चॉइस टू रिजेक्ट द थिंग और सर्विस। तो वो वहाँ पे जो एग्जाम्पल अभी मैं बताई, एक्स वॉज गिवन द राइट टू रिजेक्ट इट, वो रिजेक्ट कर सकता था, ठीक है, बट उसने किया नहीं, तो ही विल हैव टू कॉम्पेंसेट। एंड यहाँ पे कह रहा है द थिंग मस्ट हैव बीन डन लॉफुली इन गुड फेथ। तो वो जो कूली है वो गुड फेथ में ही किया, उसको अपना पैसा कमाना था, उसने सामान लिया और ले गया, तो ऐसे में जो एक्स है उनको पैसा देना होगा, कॉम्पेंसेट करना होगा कूली को। दूसरा है द थिंग मस्ट हैव बीन डन बाय अ पर्सन नॉट इंटेंडिंग टू एक्ट ग्रेचुइटसली, दैट इज इट मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग पेड फॉर। तो ये सिंपल है, वो जो कूली जो किया उसका इंटेंशन यही था कि उसको पैसा मिले, उनका ये इंटेंशन नहीं था कि वो फ्री में वो काम कर रहा है। लास्ट है द पर्सन फॉर हुम द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट। तो जो पर्सन है, जो वो एक्स है, वो ही मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट। ओके, अगर वो कूली, अगर ऐसा होता है कि वो कूली को मना कर रहा है, वो बार बार मना कर रहा है कि आप मत ले जाओ मेरा सामान, यहाँ पे रखो और मत ले जाओ, फिर भी अगर वो कूली ले गया तो ये उस कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में नहीं आएगा। लेकिन सिंस ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होगा, अगर वो कूली गुड फेथ में ले गया क्योंकि उसको अपना पैसा कमाना था, और दूसरा है जो एक्स है उसने रिजेक्ट नहीं किया, वो ऑब्जेक्ट नहीं किया, वो उसको लेने दिया। एंड सेकेंड पॉइंट में है कि कूली का कोई इंटेंशन नहीं था कि ये काम फ्री में करे। एंड थर्ड है जो एक्स से ही ऑल्सो एंजॉयड द बेनिफिट। तो ऐसे में ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एंड द अदर पर्सन शुड कॉम्पनसेट फॉर द थिंग। Section 71, responsibility of finder of goods. A person who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as a bailee. Thus, an agreement is also implied by law between the owner and finder of the goods, and the latter is deemed to be a bailee. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि a person who finds goods belonging to another, अगर ए एंड बी है, ए ने बी किसी इंसान का सपोज कोई गुड उनको मिला, गुड्स मिला, तो वो अपने पास वो गुड्स रख लेता है एंड इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बेली। बेली कौन होता है? बेली एक ऐसा पर्सन है जिसके पास गुड्स रहता है बट वो ओनर नहीं रहता वो गुड्स का, एंड वो गुड्स को वो बेली को वापस करना पड़ता है टू द बेलर। मैंने क्लास में एग्जांपल भी समझाया था, सपोज हमें किसी गाड़ी का सर्विसिंग कराना है, हमने मैकेनिक को गाड़ी दिया, तो जो मैकेनिक हो जाएगा वो बेली, उनके पास हमारा सामान है लेकिन वो ओनर नहीं है उस सामान का, और उनको हमें वापस देना होगा वो हमारा गाड़ी जब हम वापस जाएंगे उनके पास। तो ये होता है बेली, ठीक है। तो यहाँ पे है अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, किसी और का सामान अगर किसी को मिला, देन वो अपने एंड टेक्स देम इनटू हिज कस्टडी, और वो अपने कस्टडी में रख लिया जिसको मिला सामान, देन ही हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बेली, ठीक है। उसको एज अ बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, मतलब कि उसको ओनर को वापस वो गुड करना है, या तो वो ओनर मिल जाएगा तब, या उसको वो ओनर को ढूंढना पड़ेगा एंड देन वो देगा, ठीक है। Thus, an agreement is also implied by law between the owner and finder of the goods, and the latter is deemed to be a bail. तो ये फाइंडर ऑफ गुड्स का ड्यूटीज होते हैं कुछ एंड राइट्स होते हैं कुछ। ड्यूटीज देखेंगे, must try to find out the real owner of the goods and must not appropriate the property of his own use. तो यहाँ पे वही है कि जिसको मिला है गुड किसी और का, उसको जो रियल ओनर है उसको ढूंढना है, ही मस्ट हैव टू फाइंड द रियल ओनर ऑफ द गुड
एंड उसके बाद उस जो भी सामान है उसको अपने पर्सनल यूज में नहीं करना है जब तक उसको रियल ओनर ना मिल जाए। दूसरा है टेक ड्यू केयर ऑफ द गुड्स इन हिज पोजीशन टिल ओनर इज फाउंड। तो उसको केयरफुली हैंडल करना है उस सामान का। इफ द रियल ओनर इज ट्रेस्ड ही मस्ट रिस्टोर द गुड्स टू हिम ऑन डिमांड। If he does not take these measures, he will be guilty of criminal misappropriation of the property under section 403 of Indian Penal Code। तो अगर उसने वापस नहीं दिया, अगर रियल ओनर का पता चल गया एंड फिर भी जो अपने कस्टडी में लिया है वो सामान जो बेली है वो अगर रिस्टोर नहीं किया वो गुड्स रियल ओनर को, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 403 of Indian Penal Code। तो पहले था ड्यूटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, अब है राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स का क्या राइट्स रहता है? टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड आउट ही कैन रिटेन पोजीशन ऑफ द गुड्स। यानी कि जब तक ट्रू ओनर नहीं मिल जाता तब तक जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास राइट है कि वो जो गुड्स है वो रिटेन कर सके, अपने पास रख सके। ठीक है। ही इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द ट्रू ओनर ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स और फाइंडिंग द ट्रू ओनर। जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास ये राइट है कि वो जो अगर ट्रू ओनर मिल गया उसको तो उसके पास ये राइट है कि वो जितना भी एक्सपेंसेस उसका लगा है वो गुड को मेंटेन करने में, अपने पास रखने में, वो सारा वो ट्रू ओनर से ले सके, रिसीव कर सके जब वो ट्रू ओनर मिल जाए। ही हैज अ लीन ऑन द गुड्स फॉर द मनी सो स्पेंट, दैट इज ही कैन रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर अंटिल दीज मनी आर पेड। ही हैज अ लीन, लीन का मतलब है अ राइट टू टेक पोजीशन। ठीक है, तो उसके पास राइट है टू टेक द पोजीशन, गुड्स को अपने पास ही रखे क्योंकि वो उस पे काफी मनी स्पेंड किया है उसको मेंटेन करने में। वो जो भी सामान है जो खोया था रियल ओनर का और जो दूसरा इंसान जो रखा है, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो रखा है, उसके पास राइट है कि वो रिफ्यूज कर सके वो गुड वापस देने में जब तक ट्रू ओनर उसको पैसा नहीं दिया है। जितना भी उसका एक्सपेंसेस लगा है, चाहे वो गुड्स को मेंटेन करने में लगा है या ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने में लगा है, वो सारा पैसा उसको ट्रू ओनर जो है उसको देना चाहिए। अगर वो नहीं देगा तो जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो रिफ्यूज कर सकता है उसको गुड्स वापस देने से। आगे ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ सच सम्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पे कह रहा है कि वो इंटाइटल्ड नहीं है टू फाइल अ सूट, वो सूट फाइल नहीं कर सकता है फॉर द रिकवरी ऑफ सच सम्स, बट ही कैन रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर अंटिल दीज मनी आर पेड। सेकेंड है क्लेम रिवॉर्ड। इफ एनी हैज बीन डिक्लेयर्ड रिगार्डिंग गुड्स he can file a suit against the owner to recover any reward which was offered by the owner for the return of the goods, provided he came to know of the offer of reward before actually finding out the goods। तो यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग अगर कुछ खो जाता है तो उन लोग पोस्टर में लिखते हैं कि अगर मेरा सामान मिल गया तो आई विल पे 1 लाख या कुछ भी अमाउंट लिखते हैं, प्राइस मनी 10,000 20,000 और 50,000 कुछ भी। ठीक है, तो अगर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसको सामान मिला, किसी का ओनर का कोई और ओनर है और उसको सामान मिला किसी और का, तो उसके पास ये राइट है कि वो अगर जब तक वो ओनर उसको वो अवार्ड मनी नहीं दिया है जो वो क्लेम कर रहा था देने का, अगर वो नहीं दिया है तो उसके पास राइट है कि उसको वापस वो गुड्स ना दे, और ही कैन ऑल्सो फाइल अ सूट अगेंस्ट द ओनर टू रिकवर एनी अवार्ड। थर्ड है द फाइंडर ऑफ गुड्स इज इंटाइटल्ड टू सेल द गुड्स इफ द ओनर कैन नॉट बी फाउंड आउट or if he refuses to pay the lawful charges of the finder in the following two situations: when the thing is in danger of perishing or of losing the greater part of its value। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसके पास ये राइट आ जाता है टू सेल द गुड्स,
अगर ओनर उसको मिल ही नहीं रहा है और वो गुड्स उसके पास है, तो उसके पास ये राइट रहता है कि वो गुड्स को बेच सके। एंड इफ द ओनर कैन नॉट बी फाउंड, यहाँ पे लिखा अगर ओनर मिल नहीं रहा है, और इफ ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेस, तो हमने पहले वाले राइट में पढ़ा था कि अगर जो ओनर है वो उसको लॉफुल चार्जेस नहीं दे रहा है, अगर जो चार्जेस उसको मेंटेन करने में लगा है फाइंडर ऑफ गुड्स को, तो ओनर नहीं दे रहा है, तो उसके पास राइट है कि गुड्स को अपने पास रखे एंड ही हैज द राइट टू सेल द गुड्स। और ये तभी सेल कर सकते हैं, ये टू कंडीशंस होगा तब, when the thing is in danger of perishing or of losing the greater part of its value। मतलब कोई भी अगर गुड है, अगर वो पेरिशेबल नेचर का है तो वो बेच सकते हैं। दूसरा है when the lawful charges of the finder amount to at least 2/3 of the value of goods found। अगर जो लॉफुल चार्जेस है, जितना सपोज 1000 का गुड्स है, 1000 का गुड्स है, लेकिन वो गुड्स को मेंटेन करने में ही 2/3 अमाउंट लग गया, तो ओनर जो है वो लेगा नहीं, वो बोलेगा 2/3 अमाउंट लगा। सपोज अगर 100 रुपीज का कोई सामान है और उसको मेंटेन करने में ही आपका 65 to 70 रुपीज लग गया, तो क्या फायदा है, क्या ही है रखना। तो ओनर ऐसे में बोलेगा कि ओके आई विल नॉट पे द लॉफुल चार्जेस, आप अपने पास रखो, आपको जो करना है करो। तो ये कंडीशन आ जाता है। इट इज टू बी नोटेड दैट नो वन एक्सेप्ट द रियल ओनर कैन क्लेम पोजिशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द फाइंडर। If anybody deprives him of the possession of the goods, he can file a suit for damages for trespass। तो यहाँ पे भी वही है कि जो रियल ओनर है बस वही क्लेम कर सकता है उस गुड के लिए। कोई भी इंसान आके ये नहीं बोल सकता है कि दैट इज माई गुड एंड यू हैव टू गिव मी। ओके, द रियल ओनर, दैट नो वन कैन claim for the good except the real owner of the good। Section 72, liability of person to whom money is paid or thing delivered by mistake or under coercion। A person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. Accordingly, if one party under a mistake pays to another party money which is not due by contract or otherwise, that money must be repaid। तो कोर्शन का एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज ए एंड बी है, ए को कुछ सामान मंगाना था बी से, ठीक है, और ए ने बी को कंप्लीट पेमेंट दे दिया, पूरा पेमेंट दे दिया है, सामान का भी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी। पर बी जब सामान दे रहा है ए को, तो बी कोर्स कर रहा है ए को कि आपको और पैसा देना होगा। तो वो क्या है, कोर्स कर रहा है, उनको थ्रेटन कर रहा है कि यू हैव टू पे मी द मनी, लेकिन यहाँ पे पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो दिस इज रॉन्ग। ऐसे करने पे अगर ए ने बी को पैसा दे दिया तो बी को क्या होगा, बी मस्ट रीपे और रिटर्न इट अकॉर्डिंग टू लॉ। यहाँ पे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंड बी का लाइबिलिटी होगा कि उसको वापस से पे करें। यहाँ पे है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड, मनी इज पेड टू बी कोर्शन से, तो बी को वापस पेमेंट करना होगा, ये इसका लाइबिलिटी बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, और वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आ जाएगा। और मिस्टेक क्या होता है, सपोज पिज्जा है, पिज्जा डिलीवरी बॉय है, वो गलती से मैं रहती हूँ सेकंड फ्लोर में और मेरी फ्रेंड रहती है थर्ड फ्लोर में। मेरी फ्रेंड ऑर्डर की है पिज्जा, लेकिन वो गलती से मेरे फ्लोर में आके दे दिया, मैं जस्ट नीचे रहती हूँ उससे, तो ये क्या है, वो बाय मिस्टेक डिलीवर किया, ठीक है ना। यहाँ पहला था अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड। सपोज एनीथिंग डिलीवर्ड में पिज्जा डिलीवर कर दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे मेरा ड्यूटी क्या बनता है, मेरा लाइबिलिटी बनता है कि या तो मैं वो सामान रिटर्न कर दूं, या तो मैं जो भी सामान है अगर मैं रख ली तो मुझे पे करना होगा उसका, ठीक है। तो ये आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और ऐसे में जो पर्सन है जिसको पैसा मिला है या फिर जिसके पास गलती से सामान आया है, ही और शी मस्ट हैव टू रीपे और रिटर्न इट। तो ये हो जाता है आपका सेक्शन 72 में। तो आज के लिए इतना ही था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।